नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। आज से यूपी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो गई है। देवरिया जनपद में परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपने सेंटर पर पहुंच चुके हैं और परीक्षा कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। सभी विद्यालयों पर शासन निर्देश के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी स्कूलों पर जोनल मजिस्ट्रेट के साथ साथ सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए हैं। बता दें कि देवरिया में कुल 193 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो आज से उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा का शुरुआत हो चुका है, जिसके लिए विद्यार्थी अपने अपने सेंटरों में पहुंचे और कड़ी सुरक्षा के बीच में ये एग्जाम हो रहा है। बता दें कि 10वीं और में 31 लाख और 12वीं में इस बार 27 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए इस बार प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। तो यूपी बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई है और जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा के लिए बताते चले कि 10वीं के लिए 31 लाख और 12वीं के लिए 27 लाख बच्चे इस बार परीक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तरह से अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां की हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नकल विहीन परीक्षा के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कसी है। तो प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं और इसी को लेकर वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विजय, यूपी बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हुई है, कैसी माहौल देखने को आपको वहां पर मिल रहा है? जी, बता दें कि यहाँ पर यूपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और यहाँ का माहौल ऐसा है कि विद्यार्थी जो है एकदम उत्सुक है अपने परीक्षा में जाने के लिए और परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर जा रहे हैं, जो कि सख्त व्यवस्थाओं के साथ उनकी चेकिंग की जा रही है और भेजी जा रही है। देवरिया में कुल 193 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और उसके कक्ष निरीक्षक 4008 बनाए गए हैं, जो कि कक्ष के निरीक्षक करेंगे। 3 सुपर जोन मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और 5 जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। 36 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं कि नकल विहीन परीक्षा कराई जाए यूपी बोर्ड की। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि सुरक्षा की पूरी तरह से तैयारी की गई है। जी बिल्कुल विजय, इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी कि जो परीक्षार्थी हैं उसमें अभी तक क्या अपडेट आपको देखने को मिली है? क्या सारे परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं परीक्षा देने के लिए? जी, अभी तक जहां तक जानकारी मिली है कि टोटल देवरिया में 72,003 परीक्षार्थी हैं जो कि परीक्षा में सम्मिलित होंगे। अभी ये अपडेट नहीं मिल पा रहे कितने सम्मिलित हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं, लेकिन 72,003 परीक्षार्थी यूपी बोर्ड के हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इंटर की परीक्षा में 68,210 परीक्षार्थी सम्मिलित होने वाले हैं। बिल्कुल विजय, इस बार प्रशासन की तरफ से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है, तो इसमें क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी, बता दें कि देवरिया में यूपी बोर्ड को परीक्षा देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं डीएम का यह सख्त आदेश है कि जो भी नकल कराते हुए पकड़ा जाएगा उसके ऊपर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है विजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 108 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 2 पालियों में परीक्षा होगी। 91,000 छात्र छात्राएं इस बार उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्र और आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। नकल रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से तैयारी की गई है, जिसके लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। तो आज से उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत हो चुकी है और जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है।
नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी की गई है। मजिस्ट्रेट और गठन किया गया है। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हुई है और जहां पर अच्छा, आज से परीक्षा शुरू है तो किस तरह की परेशानी आ रही है जिस तरह से कोहरा पड़ रहा है? और तो बहुत परेशानी आ रही है। हम 20 मिनट में पहुंच जाते हैं, अब 40-45 मिनट पहुंचने में लग रही है और से बहुत सी परेशानी आ रही है। अच्छा, कोहरा आज ही आया शुरू हुआ है कि पहले से पड़ रहा है? आज ही हुआ शुरू। वहीं प्रदेश में आज सुबह 8 बजे से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि बदायूं में 108 केंद्रों पर 67,318 परीक्षार्थी 2 पालियों में परीक्षा देंगे। साथ ही परीक्षा के लिए पूरे जनपद को 2 जोन और 22 सेक्टरों में बांटा गया है। बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन बनाने को लेकर विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। साथ ही नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए गैंगस्टर और आसूका की कार्रवाई की जाएगी। शहर में बोर्ड परीक्षा को लेकर धारा 144 लागू की गई है, जो कि 4 मार्च तक लागू रहेगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी विजय, आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की शुरुआत हुई है, किस तरह का माहौल आपको देखने को मिल रहा है? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से देखिए उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो परीक्षा शुरू हुई है उसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है और जो बोर्ड की तैयारियां अगर बदायूं जनपद की बात की जाए तो जो तैयारियां यहां पर की गई हैं पूरे जनपद को 2 जोन में बांटा गया है और 22 सेक्टर में बांटा गया है पूरे जनपद को। और यहां पर 104 केंद्र पर जो है 67,000 से अधिक जो है परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। तो अब ये जो बदायूं जनपद की अगर जो 2 पालियों में जो परीक्षा है हाई स्कूल और इंटर, पहली पाली की जो परीक्षा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से ये बदायूं जनपद का संतोष कुमार मेमोरियल इंटर कॉलेज है, जहां पर 6 स्कूलों के जो है यहाँ पर केंद्र एक जगह बनाया गया है और पूरे जनपद में 104 केंद्र बनाए गए हैं जिन पर शांतिपूर्वक और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है परीक्षा चल रही है। जी बिल्कुल विजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सुरक्षा के जिस तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, तो वहां क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, सुरक्षा इंतजाम की अगर बात की जाए तो देखिए पुलिस बल लगाया गया है, सेक्टर मजिस्ट्रेट निगरानी के लिए लगाए गए हैं और माध्यमिक विभाग से जो है 2200 से अधिक जो है शिक्षक और 1000 के लगभग जो है शिक्षिकाएं यहाँ पर तैनात की गई हैं कक्ष निरीक्षक के रूप में। साथ में ही देखिए यहाँ पर जो अतिसंवेदनशील जो केंद्र थे उनको जो है सीसीटीवी से लैस किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नकल विहीन परीक्षाओं के लिए जो रासुका और गैंगस्टर जैसी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, यदि नकल माफिया इस तरह का नकल माफिया नजर आते हैं तो उन पर एक बड़ी कार्रवाई देखी जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्देश दिए हैं कि रासुका और गैंगस्टर जैसी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए जो नकल माफिया थे वो अगर आज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस सरकार में एक तरह से भय में तो है और दूसरा चीज हर केंद्र पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह का कोई माफिया नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल विजय, मैं जानना चाहूंगी क्योंकि 10 बजे का समय हो गया है, ऐसे में परीक्षार्थी तो परीक्षा देने चले गए होंगे, यानी परीक्षा शुरू हो गई होगी अब। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मेरे पीछे देख सकते हैं मैं उस संतोष कुमार मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रांगण में खड़ा हूं। तो देखिए पीछे के जो रूम बनाए गए हैं उनमें जो है परीक्षा चल रही है और सारे जो परीक्षार्थी हैं वो एकदम क्लास में सीटिंग प्लान से बैठ करके परीक्षा दे रहे हैं और जो पुलिस प्रशासन की देखिए सकती है गेट से लेकर के अंदर तक तमाम कड़ी सुरक्षा के बीच जो है ये चल रहा है। बाकी जो सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, वो लगातार सचल दल के साथ जो है निगरानी कर रहे हैं।
जी बिल्कुल विजय, क्योंकि आप स्कूल में मौजूद है तो आपने कुछ बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश की होगी, ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, कुछ बच्चे जिनको मान लीजिए परीक्षा देने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार से अगर बात की जाए तो सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, तो बच्चे एक तरफ से, जैसे पहले क्या होता था कि वो जो माफियाओं का वो रहता था, तो जो अच्छे बच्चे थे जो अपनी तैयारी करके आते थे, तो वो भी कहीं ना कहीं जैसे नकल माफियाओं का जो वो रहता था, तो बच्चे कहीं डर में रहते थे। अब बच्चे जो है स्वतंत्रता के साथ एकदम फ्री माइंड होकर के ही परीक्षा दे रहे हैं, और सुरक्षा की जो इंतजाम किए गए हैं उनमें कहीं लेकर के जो विद्यार्थी एकदम से स्वतंत्र है और फ्री माइंड में जो है परीक्षा देने के लिए कक्ष रूम में पहुंचे हैं। विजय, जानना चाहूंगी मैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में आज कोहरा भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो बदायूं में क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल बदायूं में देखिए जिस तरह से मौसम साफ रहता है उसको देखते हुए आज रात से ही काफी कोहरा था, और सुबह परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने में ये तो मतलब दिक्कत तो हुई है कहीं ना कहीं, मगर जिस तरह से मौसम में अचानक से इस तरह से कोहरा बढ़ा है, तो जो परीक्षार्थी दूर दूर के हैं, दूर दराज इंटीरियर एरिया के हैं, तो उनको कहीं ना कहीं केंद्रों पे आने में थोड़ी नहीं भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। जैसे कुछ जो दूर दूर इलाके के हैं तो अपनी बाइक से, तो इस कोहरे के साथ साथ क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत लो था, तो कहीं ना कहीं ठंड का असर भी देखा जाता है, और बच्चों को जो है काफी जो परीक्षार्थियों को समस्या का भी सामना करना पड़ा है कोहरे के चलते। जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक तो हालांकि ये आंकड़े सामने नहीं आए होंगे कि कितने बच्चे शामिल हुए हैं, क्या कुछ आपके पास अभी तक आंकड़े आए हैं? नहीं, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ये अपडेट जो है परीक्षा छूटने के बाद ही जो जोनल मजिस्ट्रेट हैं उनके पास ये आंकड़े आएंगे, क्योंकि अभी तक जो है कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है कि कितने बच्चे एब्सेंट हैं, कितने परीक्षार्थी जो है परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है विजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का आज से आगाज हो गया है, जहां पर 10वीं क्लास के 31 लाख से ज्यादा और 12वीं क्लास के 27 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं पूरे सूबे में परीक्षा दे रहे हैं। वहीं कानपुर की बात करें तो 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं 1 लाख से अधिक की संख्या में परीक्षा दे रहे हैं। शहर में कुल 131 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे और 11:15 तक हाई स्कूल के छात्र छात्राओं की परीक्षा चल रही है। कड़ी चेकिंग के बाद परीक्षार्थियों को स्कूल के भीतर प्रवेश दिया गया है। वहीं स्कूल के सभी क्लासों में सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ ऑडियो फोन माइक भी लगाया गया है, ताकि क्लासरूम में होने वाली हलचल को भी रिकॉर्ड किया जा सके। प्रदेश सरकार की नकल विहीन परीक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए शहर भर में 10 सशस्त्र दस्ते तैनात किए गए हैं। परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी को रोकने के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती रखी गई है। इंटरमीडिएट की परीक्षाएं भी आज से शुरू हो रही हैं, जो दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 तक चलेंगी। तो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो आज से शुरू हो गई हैं। 2 पालियों में ये परीक्षा होनी है, जहां पर 10वीं की परीक्षा सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और अब 12वीं कक्षा की परीक्षा दूसरे पाली में होगी। ऐसे में बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं वो परीक्षा में शामिल होने पहुंचे परीक्षा केंद्र। आज हाई स्कूल की परीक्षा और बहुत उत्साहित हूं मैं और देने के लिए, क्योंकि पहली बार है। तो क्या लग रहा है, नकल विहीन परीक्षा कराने का सरकार ने लक्ष्य रखा है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कड़ी सुरक्षा का पहरा है, क्या लगता है कि परीक्षा देने के लिए पूरी तैयारियां हैं आपकी? सर, परीक्षा देने की पूरी तैयारी तो है अपनी तरफ से, और बाकी फिर परीक्षा। अच्छा, सरकार ने नकल पे रोक लगाने के लिए सबसे ज्यादा कड़ाई की है, इसको कैसी पहल मानते हैं? वो तो बढ़िया सही है, नकल नहीं होनी चाहिए, परीक्षा अपने मन से देनी चाहिए बच्चों को। अच्छा, किस चीज की परीक्षा देने आए हैं? हिंदी की। कितना उत्साहित है परीक्षा को लेकर? सर, आई एम वेरी कॉन्फिडेंस अबाउट द एग्जाम दैट आई विल स्कोर अ गुड मार्क्स। अच्छा, क्या नकल विहीन परीक्षा कराने का सरकार का संकल्प है, तो क्या लगता है ये पहल अच्छी है या? ऑफ कोर्स अच्छी है सर, नकल से कुछ नहीं होता है, हर चीज हार्डवर्क से होती है। इट्स ऑल ऑन हार्डवर्क। पूरी तैयारी है आपकी परीक्षा देने के लिए? इस बीच बदायूं से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दातागंज पहुंचेंगे श्रम एवं सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर। लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय रामपाल सिंह द्वारा
करेंगे उद्घाटन। द्वार का उद्घाटन किया जाएगा। बदायूं रोड पर स्वर्गीय रामपाल सिंह द्वार दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित की जाएगी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि रोजगार मेला हित लाभ वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधायक राजीव सिंह उर्फ बब्बू भैया भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बदायूं रोड पर आज कार्यक्रम का आयोजन होना है, जहां पर दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया जाएगा। दातागंज पहुंचेंगे श्रम एवं संयोजन लोकतंत्र सेनानी के द्वार का आज उद्घाटन किया जाएगा। विधायक राजीव सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। रामपाल सिंह द्वार का आज उद्घाटन किया जाएगा। बदायूं रोड पर इस उद्घाटन को किया जाएगा, जहां पर दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल भी वितरित की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर अपने बयान की वजह से विवादों में चल रहे हैं। इस सबके बीच स्वामी प्रसाद मौर्य एक टीवी कार्यक्रम में गए, जहां महंत राजूदास पहले से ही मौजूद थे। इस दौरान रामचरितमानस को लेकर तीखी बहस हो गई और बात मारपीट तक आ गई, जिस पर राजूदास का दावा कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने उन्हें पीटा है। इस वजह से वे मौर्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएंगे। तो रामचरितमानस को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि सपा नेता पर एक बार फिर से मारपीट के आरोप लगे हैं। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजूदास। इस दौरान बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में बहस हुई और बात मारपीट तक आ गई। महंत राजूदास ने सपा समर्थकों यानी स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके साथ मारपीट की है और अब वो इस मामले में शिकायत दर्ज कराएंगे। उधर सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद रामपुर के बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने कहा कि हमने प्रमुख सचिव विधानसभा से मांग की है कि एमपी एमएलए मुरादाबाद कोर्ट के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए स्वार विधानसभा की सीट को रिक्त किया जाना चाहिए। साथ ही साथ स्वार विधानसभा सीट पर जल्द से जल्द उपचुनाव कराया जाए। बीजेपी यहां 6-7 बार चुनाव जीत चुकी है और भारतीय जनता पार्टी तो महज 12 महीने 24 घंटे चुनाव के मूड में रहती है। यहां से चुनाव हम ही जीतेंगे। हमने कल प्रमुख सचिव विधानसभा से ये मांग की थी कि एमपी एमएलए मुरादाबाद कोर्ट के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए स्वार की विधानसभा की सीट को रिक्त किया जाना चाहिए। आज उसी के परिषद में ये ऑर्डर आया है और अब हमारी मांग है कि स्वार विधानसभा की सीट पर जल्द से जल्द उपचुनाव कराया जाए। स्वार विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की ही सीट है। यहां से भारतीय जनता पार्टी लगातार 6 से 7 बार चुनाव जीत चुकी है और भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है और यहां से चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है इसमें जिसमें ये सीट रिक्त होती है, उसके बाद चुनाव आयोग को लिखा जाता है, उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होती है वो की जाती है। हमें उम्मीद है कि जल्द चुनाव होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर देहात में प्रशासन की कार्रवाई के दौरान मां बेटी की जलकर मौत हो गई, जिसके बाद कांग्रेस कमेटी के बैनर के तले इस घटना का जमकर विरोध हुआ और कांग्रेस मुख्यालय तिलक हॉल से एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया। सुरक्षा के लिहाजे से इस मुख्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे और हाथों में काली पट्टी बांधकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रियंका जी के निर्देश पर, उनके आह्वान पर शहर कांग्रेस के हर कांग्रेस जनों ने उस पीड़ित परिवार की आवाज उठाई है कि जहां लोगों का घर बसाया जाता वहां उनकी छतें उजाड़ दी जा रही हैं।
जहां लोगों को सुगम जीवन दिया जाता है वहां उनका सुगम जीवन मौत के बदले में छीन लिया जा रहा है। ये कौन सी योगी और खूंखार बुलडोजर नहीं, खूनी बाबा सरकार है। लोगों की हत्याएं हो जाएंगी प्रशासन की निगरानी में, तो प्रदेश की सरकार अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए बनती है, न कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के कच्चे मकान को गिराकर। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में जमीन प्रकरण से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज महेंद्र प्रताप राणा के पास तहरीर गई है, जिसमें रिंकू मिश्रा की तरफ से आरोप लगाया गया है कि उनकी 37 मंडी जमीन को 17 मंडी दिखाकर एक व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है। पीड़ित ने जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। मामले में जांच चल रही है कि शिकायतकर्ता ने कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की कि मुझे इस विषय पर कार्रवाई नहीं चाहिए। क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज महेंद्र प्रताप राणा मुझसे 6 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी महेंद्र प्रताप राणा ने बताया कि पीड़ित ने ही आरोपी को ये जमीन बेची थी, जिसके बाद दोनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है और मामले पर जांच जारी है। इनके गार्जियन स्वरूप साजिशकर्ता भी साथ में हैं। रिंकू मिश्रा जो कानपुर में बसे हुए हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। इनकी कुछ जमीन थी जो इन्होंने एग्रीमेंट कराया, रजिस्ट्री कराया था। रजिस्ट्री के पश्चात इन्होंने 2020 में रजिस्ट्री कराए और आकर मुझे दरखास्त दी कि मेरी जमीन ऐसे ऐसे फर्जी तरीके से लिखवा लिया गया है, 17 मंडी की जगह पर 37 मंडी। जब मेरे पास ये कागज आया तो मैंने इसकी जांच किया। दूसरे दिन इनकी मां और इनके द्वारा दरखास्त दिया गया कि मुझे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। मेरे द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तत्पश्चात ये लोग जमीनों में इतना मशगूल हैं कि अपने आप को कुछ भी करने को तैयार हैं। तो आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से ये मामला सामने आया है, जहां पर आरोप लगाए गए, जिसके बाद जांच की जाने लगी, लेकिन इसके बाद मामला कुछ और ही निकल कर आया। जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की गई थी और जब इस मामले की जांच की गई तो शिकायतकर्ता और आरोपी फरार हो गए। वहीं फतेहपुर में निजी बस में सफर के दौरान एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला की मौत की जानकारी मिलते ही बस में हड़कंप मच गया। आपको बताते चलें कि महिला अपने पति के साथ इलाज कराने के लिए बस से कानपुर जा रही थी। इसी दौरान फतेहपुर से पहले सहेली कस्बे के पास अचानक से मृतक के पेट में दर्द होने लगा, जिसके बाद महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत की खबर सुनते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं महिला की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हाईलाइट जा रहे थे। ये आपकी कौन है? मेरी औरत। ये कैसे क्या हुआ इनके साथ? अरे इनका अचानक मतलब कहीं पेट फूलता है, बस एकदम पैन न जाने कैसा जी होता है। दवा गैस वाली दवा दिया है। अच्छा, तो आपने रास्ते में इनको गैस की दवा दिया है? हाँ। तो ये रास्ते में खत्म हो गई है। हाँ। दवा कहाँ से खरीदा था? दवा कहाँ से लाए थे आप? अरे ये कानपुर से परचून हॉस्पिटल की दवा है, सब टोटल हॉस्पिटल की दवा है। हाँ। वहीं अंबेडकर नगर में पुलिस के ऊपर लगातार गंभीर आरोप लगते रहते हैं। इस सिलसिले में भीटी थाना क्षेत्र के तहत इटावा ग्राम सभा के मजरे तेजपुर से सटे ईंट भट्टे के पास प्रहलाद सिंह का शव सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मृतक की पत्नी ने भीटी थाने में तैनात सिपाही प्रत्यूष सिंह पर उसके पति की हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी का कहना है कि सिपाही प्रत्यूष सिंह अपने 2 अन्य साथियों के साथ उसके घर पर 14 फरवरी को रात में 8 से 9 के बीच में आए थे और उनके पति को दावत करने की बात कहकर ले गए थे। काफी देर बाद नहीं आने पर सिपाही को फोन किया तो बताया गया कि उसके पति नशे में है और मोबाइल तोड़ दिया गया है और कहीं चले गए हैं। उसके बाद उन लोगों ने प्रहलाद सिंह को ढूंढना शुरू किया। सुबह पता चला कि घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उसके पति प्रहलाद का शव पड़ा हुआ था और मोबाइल एक तरफ पड़ी हुई थी।
इस सूचना पर तत्काल पुलिस वहां पहुंची। जब उसको देखा तो वो अचेत अवस्था में था। उसके घर वालों को सूचना दी गई एवं उस व्यक्ति को जिला हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर वह मृत घोषित किया गया। उसकी बॉडी को मोर्चरी भेजा गया। प्रथम दृष्टया यह सड़क दुर्घटना प्रतीत होती है। अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं है। तहरीर प्राप्त होते ही विधिक कार्रवाई की गई। हमारे पिताजी कल शाम को आए थे, यहाँ मार्केट में बैठे थे प्रत्युष सिपाही के साथ, यहाँ दारू वारू पी रहे थे। प्रत्युष सिपाही के पास हम फोन करके पूछे कि पापा है, तो बोले पापा आपके नशे में है, फोन तोड़ दिए हैं, उनका फोन स्विच ऑफ आया है। तो जो है हम लोग 10 बजे तक देखे वो नहीं आए, 11 बजे तक देखे नहीं आए। सुबह हमको पता चला कि जो है उनकी लाश मिली है यहाँ तेजापुर के पास, भट्टी के पास। और हमको यही लग रहा है प्रत्युष साथ बैठे थे, एक काम प्रत्युष का ही होगा। प्रत्युष सिपाही तो इसके साथ परसों भी पी रहे थे बैठ के। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।